हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, आज से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। बच्चे, ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री रहने वाली हैं और ये क्लासेस आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फिर चाहे वो आपका कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या XYZ और कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो। तो फिर चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं हैं उसे पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका परिचय ले लेते हैं, ताकि आगे की जो भी हमारी एक्सरसाइज होंगी उन्हें हम आसानी से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। बच्चे, संख्याएं, हम कोई भी काम क्यों ना करें, बाजार जाएं या कहीं भी जाएं, किसी को रुपए देने हैं तब भी हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। कोई गाड़ी की नंबर प्लेट हो, वहाँ भी संख्याएं होती हैं। तो हर जगह हमारा संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। हम सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण देख लेते हैं कि कैसे कैसे संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? बच्चे, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होती हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सवाल आ जाता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये दूसरा पॉइंट देख लेते हैं अपना, कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। यानी कि ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। यानी कि हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे? जैसे ये हमारी एक संख्या रेखा है, ठीक है। हम इसमें अगर बीच में 0 ले लेते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि दाईं ओर क्या चलता है, हमारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, यानी कि सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और बाईं तरफ हमारी सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3, और ये ऐसे ही चलते रहेंगी, +4, +5, +6। और जो बाईं ओर आएंगी हमारी, वो सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, यानी ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, और ये भी ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे आ जाती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब ये सवाल आता है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चे, जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। कैसे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं प्रदर्शित कर सकते, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं ना कहकर उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं बोल देते हैं। इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं का है। फिर भी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे, जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम i से दर्शाते हैं। अब ये i क्या होता है? i होता है हमारा रूट के अंदर -1, यानी कि √-1 इज इक्वस टू होता है हमारा i, ठीक है। और वे सारी संख्याएं जो गुणज होती हैं i का, यानी कि √-1 का, उन सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अंडर के अंदर -3, अंडर के अंदर -5, ऐसे ही अंडर के अंदर -7, अंडर के अंदर -11, कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं। ये सारी संख्याएं i की गुणज हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। आगे आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं। W से ही क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। होल W से शुरू होता है, इसीलिए हम पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाते हैं। आगे आ जाते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ये वे संख्याएं हैं जिनसे हम गिनती करते हैं। गिनती यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। इन संख्याओं में भिन्न या दशमलव नहीं होते, यानी कि जो भी हमारी संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं
वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, और जितनी भी हमारी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी हम पूर्ण संख्याओं में नहीं गिनते। जितने भी सारे हमारे पूरे नंबर्स होते हैं जिनसे हम गिनती कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आधी या नहीं होती, वो पूरी होती है, तो वे सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे कि 0 से इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आ जाती हैं हमारी, वो सभी कैसी संख्याएं होती हैं? सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगली संख्याएं हैं हमारी परिमेय संख्याएं। बच्चे, अभी हमने वास्तविक संख्याओं की जब एक परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। ठीक है ना? तो परिमेय संख्याएं भी मैंने आपको बोला था कि आगे पढ़ेंगे, तो ये आ गया है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं का समूह होती हैं। यानी कि सभी जो हमारे पूर्णांक होते हैं और पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? उनके समूह को हम एक परिमेय संख्याएं कह देते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से इन्फिनिटी तक की, यानी 0 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जो 0 आ जाता है वो सभी हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारी परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई? जो पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं सभी को मिला के हमारी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं। जैसे कि 2/3, 3/4, 5/7 है, 4/2 है। ठीक है? और ये जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी सब हमें हमारी परिमेय संख्याओं में ही आती हैं। बच्चे, परिमेय संख्याएं जो भी होती हैं वो हमारी P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि P/Q के। P और Q दोनों ही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है? और Q क्या होता है यहाँ पे? Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? आगे आ जाते हैं। इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q दोनों ही क्या होती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और Q नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जितनी भी हमारी भिन्न होती हैं वो हमारी अंश और हर के रूप में होती हैं, यानी P/Q के रूप में होती हैं। और हमारी सभी परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं। आगे आ जाती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। बच्चे, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। किसके? परिमेय संख्याओं के। यानी कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है? जैसे कि √3, √5 है ना, 3√5, ऐसी सारी संख्याएं जो अंडर रूट में हमारा कैसा नंबर आ जाता है? ये एक अभाज्य संख्या है। रूट के अंदर अगर हमारी अभाज्य संख्या होती है वे सारी हमारी कैसी संख्याएं हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है? आगे आ जाते हैं हम अपने पूर्णांक पर कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अभी मैं आपको ऊपर बताई थी कि जितनी भी हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0, ये सारी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी -∞ टू +∞ जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी वो सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है ना? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या हमारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 to ∞ होती हैं, यानी कि 1 से लेके ∞ तक, 1 2 3 4 5 से ∞ तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें शून्य भी आ जाता है और हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, यानी जितनी भी हमारी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो सबको मिला के हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है? अगली संख्याएं आ जाती हैं हमारी भाज्य संख्याएं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बच्चे, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा हमारे गुणनखंड होते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी कि वे संख्याएं
जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहली संख्या हम ले लेते हैं 4। 4 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है ना। इसमें 2 बार तो हमारा 2 आया और एक क्या हो गया, एक 1 हो गया। तो ये हमारे 3 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही आप लोग कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। 6 ले लें, 2 × 3 × 1। ठीक है, इसके भी 3 गुणनखंड हो गए। 8 ले लेते हैं। 8 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसके हमारे 4 गुणनखंड आ गए। तो यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसके सारे एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो भी जिनके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे वो सभी इसके एग्जाम्पल में आएंगे। आगे आ जाते हैं अभाज्य संख्याएं। बच्चे, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 5 है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड आए, यानी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 के भी तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 2 हो जाता है और एक 1 हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। ठीक है। अब बच्चे, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। ठीक है। उससे पहले 3 आया, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड आएंगे, 3 आएगा और एक 1 आएगा। इससे छोटी हमारी 2 हो गई। 2 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है, इसके भी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 होता है और एक 1 होता है। उससे पहले आ जाता है हमारा 1। अब 1 हमारी ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। लिख लेते हैं इसको। 1 यह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ठीक है। अभाज्य संख्या होने के लिए भी इसके 2 गुणनखंड होने ज़रूरी होते हैं और वो भी दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे कि 2 है, 2 के भी हमारे 2 गुणनखंड आए और दोनों अलग अलग हैं, एक 2 है और एक 1 है। 3 में भी एक 3 होगा और एक 1 होगा। 5 में भी एक 5 होगा और एक 1 होगा। ऐसे ही होता है। जबकि 1 में 1 को हम 1 × 1 करके लिख सकते हैं। 2 गुणनखंड इसमें हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो इस बेस पे हम इसको भाज्य या अभाज्य नहीं बोल सकते, इसको हम अलग ही रहने देते हैं। भाज्य ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य होती है ये। ठीक है ना। अगली हमारी संख्याएं आ जाती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं जो कि 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। यानी अगर हम उन संख्याओं को 2 से विभाजित करें, यानी 2 से भाग दें, तो वो पूरी कट जाएंगी, उनमें कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं आता। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं
जिन्हें 2 से विभाजित करने पर या 2 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। वे सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? सम संख्याएं हो जाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हैं। अगली आ जाती है विषम संख्याएं। बच्चे, विषम संख्याएं वे सारी संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम उन्हें 2 से भाग दें तो कुछ ना कुछ शेषफल तो बच ही जाएगा। ठीक है, इसकी हम परिभाषा क्या लिख लेंगे? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। यानी अगर हम उन्हें 2 से भाग देते हैं तो कोई ना कोई शेषफल तो बच ही जाएगा। जैसे कि 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। 1 भी एक विषम संख्या है। ठीक है ना। अगली आ जाती है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। बच्चे, अभी 2 मिनट पहले हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी थी कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद होती है संख्या और एक क्या होता है हमारा? 1 होता है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद होगी, दूसरा कौन सी संख्या होगी? 1 होगी। तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या थी। अब संख्याएं कौन सी है? सह अभाज्य संख्याएं। पहली बात तो ये जो संख्याएं होती हैं वे हमेशा जोड़ों में होंगी, यानी कि 2 के जोड़ों में रहेंगी वो। ठीक है। जैसे कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या है हमारा? HCF हमेशा 1 हो। ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालें तो वो हमेशा 1 आएगा। HCF का मतलब क्या है कि अगर हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड करें तो उसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड कॉमन होगा। वो कौन सा कॉमन आएगा? सिर्फ 1। जैसे कि 2 ले लो, 5 ले लो। ठीक है। दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और इसका गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 1, इसका 5 गुणा 1। दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन आया? सिर्फ एक ही कॉमन आया, वो है 1। तो ये दोनों हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याओं का अभाज्य होना ज़रूरी है। ये भाज्य भी हो सकती है। कैसे? एक मैंने 2 ले लिया, दूसरा 9 ले लिया। ठीक है। 2 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 1, 9 के 3 गुणा 3 गुणा 1। अब इन में कॉमन कौन सा है? कॉमन सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो है 1। तो ये दोनों संख्याएं भी हमारी क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। आई बात समझ में? तो हमारी सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें HCF क्या होता है? सिर्फ 1 होता है। ठीक है। यानी वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है, वे सभी संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इससे आगे हम ये चार्ट देख लेते हैं एक बार। बच्चे, जो हमारे क्वेश्चंस टिक मार्क में पूछे जाते हैं अक्सर कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम इस टेबल से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल समझ लेते हैं कि संख्याओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि ये जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। ठीक है, और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यही तो था। और ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं, और इन्हें हम आर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे, आर से ही प्रदर्शित क्यों करते हैं? वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। इसीलिए हम इसे आर से दर्शाते हैं। ये रियल नंबर्स में आर आ जाता है ना, इसी वजह से। आगे आ जाते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे सभी के सभी पूर्णांक और जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, इन सब का जो समूह होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना। और दूसरी बात, परिमेय संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इन्हें हम एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। भिन्न यानी कि P/Q, जहाँ Q क्या होता है हमारा? Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांट दिया, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़े थे अभी, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। आगे आ जाते हैं, परिमेय संख्याओं को फिर से हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सी? अपूर्णांक परिमेय संख्याएं और पूर्णांक परिमेय संख्याएं। बच्चे, पूर्णांक परिमेय संख्याएं तो हम पढ़ के आए थे अभी, ठीक है, लेकिन ये अपूर्णांक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक परिमेय संख्याएं तो अभी हमने पढ़ी थी, ये -∞ टू +∞, जितनी भी हमारी सारी संख्याएं होती हैं, 0 भी, सारी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं थी। लेकिन अपूर्णांक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? बच्चे, अपूर्णांक परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम या तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या फिर उन्हें हम दशमलव के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम या तो भिन्न के रूप में लिखेंगे या दशमलव लगाकर लिखेंगे, भाग देने के बाद इन्हें हम दशमलव लगाकर लिखेंगे, वे सभी संख्याएं हमारी अपूर्णांक परिमेय संख्याएं होंगी। जबकि पूर्णांक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम भाग देने के बाद में पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि कोई परिमेय संख्या है 4/2, इसे अगर हम भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या आ गई, तो ये हमारी पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। जबकि 1/2 अगर इसे हम भाग देंगे तो एक दशमलव के रूप में संख्या आएगी, ये हमारी अपूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब पूर्णांक परिमेय संख्याओं को भी हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। बच्चे, हमने पूर्णांक संख्याएं अभी पढ़ी कि -∞ से +∞ तक सभी संख्याएं होती हैं। अब इसमें से अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को हटा दें, ठीक है, जितनी भी अगर हम ऋणात्मक संख्याएं हटा दें तो 0 to ∞ तक की सारी संख्याएं बच जाएंगी। 0 से ∞ तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और -∞ से -1 यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं हमारी, वो ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, और 0 से ∞ तक सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और इसमें से भी 0 को अलग कर दिया जाए तो 1 से लेकर ∞ तक आएंगी संख्याएं। 0 को अलग अगर हमने यहाँ से हटा दिया तो 1 से ∞ तक की संख्याएं बचेंगी, और 1 से ∞ तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी 1, 2, 3 ये ∞ तक सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। और 0
पूर्ण संख्याओं से अलग हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग आ जाते हैं अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये आपके जो पहली एक्सरसाइज है ना, पूरी इसी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। यानी जो हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी वो इसी से सॉल्व होगी। तो पढ़ लेते हैं पहले इसे। इस सिद्धांत के अनुसार सभी भाज्य संख्याओं को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जितनी भी हमारी भाज्य संख्याएं होंगी उन सभी को इन भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम अपनी भाज्य संख्या ले लेते हैं 15। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो इन्होंने कहा था कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी भाज्य संख्या ली 15। अब 15 को कैसे लिख दी हमने? 3 गुणा 5, दोनों हमारी अभाज्य संख्या है और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसे ही हम हर संख्या के साथ कर सकते हैं जो भी हमारी भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया एक 35। ठीक है, 35 को हम कैसे कर सकते हैं? बच्चे 35 को हम 5 से भाग दे सकते हैं। 5 सत्ते 35। अब 7 हमारा 7 से भाग हो जाएगा। 7 एकन 7। यानी 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 7। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? 240। 240 में सबसे पहले हम 2 से भाग दे लेते हैं। 2 से क्यों बच्चे? जो इसका हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कोई भी हमारी ऐसी संख्या हो जो 2 से भाग चली जाए पूरी पूरी। ठीक है, तो हम उसे 2 से भाग कर सकते हैं। इसे 2 से इसे भाग देंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छींग 12, 2 तिया 6, फिर से 2 से भाग किया, 2 एकन 2, यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये हमारा 3 से भाग चला जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। यानी 240 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है ना, 1 2 3 4, आगे 3 और हमारा 5। ठीक है, ये और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 2 हमारा 4 बार आया है ना, तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। यानी जितनी भी बार संख्या हमारी आएगी उसको हम उसकी पावर लगा देंगे। गुणा 3 तो हमारा एक ही बार है, 5 भी हमारा एक ही बार है। ठीक है, आगे आ जाते हैं 1092। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, इसको भी हम सबसे पहले 2 से भाग दे लें। क्यों? क्योंकि जो हमारा इकाई का अंक है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से ही कर लेते हैं सबसे पहले। 2 पंजे 10, 9 को करेंगे 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छींग 12, फिर से करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। इसके बाद हम लोग इसे 3 से कर लेते हैं। 2 से तो होगा नहीं, अब इकाई का अंक हमारा 3 आ गया। 3 एक विषम संख्या है तो 2 से भाग होगी नहीं, तो 3 से कर लेते हैं। 3 नम 27 और 3 एकन 3, फिर से हो जाएगी हमारी 3 से। 3 से नहीं होगी ये, 3 तिया 9, 1 तो होगी नहीं। 7 से हो जाएगी ये, क्या हो जाएगी? 7 एकन 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21। अब 13 से हो जाएगा, 13 एकन 13। ठीक है ना, यानी 1092 क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 13।
2 फिर से हमारा 2 बार आया है, यानी 2 की घात लगा देंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसपा और मासपा ज्ञात करना। लसपा यानी कि एलसीएम, मासपा यानी कि HCF। यानी ये जो हमने अभी अभाज्य गुणनखंड करने सीखे हैं, इस विधि का प्रयोग करके हम एलसीएम और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 84 के सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, हमें साइड में कर लेते हैं। चौरासी हमारा 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 से 21 और 7 एकन 7। 1092 के अभी हम ऊपर गुणनखंड करके आए थे, ये हमारे 1092 के गुणनखंड थे ना, इनको यहीं से उठा लेंगे। 84 के गुणनखंड क्या क्या आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 2 की घात 2 है, 3 गुणा 7, यही है ना। आगे 1092, इसके क्या हो जाएंगे, इन्हें हम ऊपर से लिख लेते हैं। इसके हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 13। ठीक है, अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, यानी एलसीएम कैसे निकालें इसका। बच्चे एलसीएम में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इनके कॉमन गुणनखंड देख लेंगे जो भी दोनों में हैं, जैसे कि 2 दोनों में आया है, 3 भी दोनों में आया है और 7 भी दोनों में आया है। ठीक है, अब यहाँ तो ये दोनों इक्वल टाइम आए हैं, लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, यानी 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, यहाँ माना 3 होता, यहाँ 2 होता, या यहाँ 5 होता, यहाँ 7 होता, तो जो भी हमारा ज़्यादा बार आया होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा ज़्यादा बार आया है हमने उसको उठा लेना है। यहाँ तो बराबर है तो एक ही ले लो, गुणा 3 भी हमारा एक एक बार आया है, एक 3 ले लो भाई, 7 भी हमारा एक एक बार आया है, 7 ले लिया, और जो कॉमन नहीं है, जो बच गया, उसे भी ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इन सब की गुणा कर लेंगे, यानी 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2 होता है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 की जब 13 से गुणा करेंगे तो यही आएगा वापस, यानी 1092। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बात आती है HCF की, कि HCF कैसे निकालें। HCF में हमें सिर्फ कॉमन लेना होता है, और कॉमन में भी जो हमारा सबसे कम बार आया है, यानी कि जो कॉमन नहीं है उसको तो छोड़ दो, और बाकी जो कॉमन बचे, जैसे 2 3 7, 2 3 7 दोनों में आया, 84 के गुणनखंड में भी आया, 1092 के गुणनखंड में भी आया। इसमें जो हमारा कम नंबर आया है, ठीक है ना, जैसे यहाँ 2 2 बार आया है, यहाँ भी 2 2 बार आया है, अगर यहाँ 1 बार होता, यहाँ 2 बार होता, तो हम सिर्फ 1 बार लेते, यानी जो कम बार आता है। तो यानी कि यहाँ तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 84। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आगे आ जाते हैं बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके इनके आंसर बताने हैं। ये क्वेश्चन हम अभी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये दोनों बराबर बराबर हो गए थे। इसको एक बार देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक है 248 और एक क्या है हमारा 144। दोनों के सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से भाग हो जाएगा, ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8,
फिर से 2 से हो जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकन 2, अब ये 31 से ही होगा। ठीक है ना। 144 के भी कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचेगा 7, 2 छिंग 12, 2 एकन 2, 1 3 और 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 एकन 3। अब हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे 248 के क्या क्या हो जाएंगे, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 31, यानी कि 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 की घात 3 हो जाएगी और गुणा 31। 144 के क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है ना, 1 2 3 4, गुणा में 3 और गुणा 3। इसका क्या क्या हो जाएगा, 2 की घात तो 4 हो जाएगा, 2 हमारा 4 बार आया है, और गुणा 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एलसीएम क्या होगा हमारा इसका, बच्चे इसका एलसीएम आएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा कॉमन है सबसे पहले उन्हें देखो। जैसे 2 गुणनखंड हमारा कॉमन आया, अब ज़्यादा बार कितना आया है, 2 की घात 4 ज़्यादा है और 2 की घात 3 छोटा है, तो 2 की घात 4 ले लेंगे गुणा में, और कोई तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा हमें जो दोनों में आया हो। ठीक है। अब इसमें बचा क्या क्या, 248 में तो 1 31 बचा और 144 में 3 की घात 2 बचा, तो जो अकेले बच जाते हैं ना उनको भी ले लो, यानी 31 गुणा 3 की घात 2। ठीक है। अब 2 की घात 4 क्या हो जाएगा, 16 गुणा 31 गुणा 3 तिया 9 हो जाएगा ये। अब इन सब की हम गुणा कर लेंगे, 16 निम्मा 144, 144 की 31 से करेंगे, 1 की करेंगे तो ये 144 ही आएगा, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 1, 3 चौक 12 1, 13 का 3 1, 3 का 3 और 1 4, 4 6 4 और 4। ठीक है ना, यही आएगा ना। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 4 6 4, यानी 4464, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ भी देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन नंबर्स लेते हैं, जो कॉमन हो, जो कॉमन ना हो उनको तो हम पहले ही छोड़ देते हैं। जैसे कि 31 कॉमन नहीं है, 3 की घात 2 सिर्फ 144 के गुणनखंड में आया, 248 में तो आया ही नहीं, तो इनको तो हम रहने देंगे। बात आ जाती है 2 की, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो जो छोटा नंबर होगा वो ले लेंगे हम, यानी 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का क्या मतलब है, 2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को LCM और HCF ज्ञात करना बहुत अच्छे से अब आ गया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन था कि 580 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और बच्चे इसकी जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना और वहाँ से इसकी एज इट इज़ PDF आपको मिल जाएगी। आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है।